जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है और सभी कई एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बच्चों, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों, हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 40 MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से कई प्रश्न है आप लोग को जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास में, कह रहा है बच्चों कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, समझिएगा, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी किसी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है। वैसे अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, तो कहोगे कि अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, और एक सिचुएशन होता है जब ये आभासी बनता है तथा सीधा बन रहा है और बीम से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कह रहा है बच्चों, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। जो आप लोग को पता है, जो P तथा F होता है, ठीक है, जो P तथा F होता है इनके बीच में जो होती है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो वस्तु बनती है वो आभासी तथा सीधा बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। चलिए, अगला कह रहा है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है। देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ठीक है, के बीच में क्या संबंध है। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि जो F होती है, ठीक है, वो उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो देखिए F बराबर R/2 दिया है जी, नहीं, कहीं नहीं है। तो आप लोग एक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 देखिए, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि R = 2F। अब देखिए R बराबर 2F कहीं दिया हुआ है क्या, जी हाँ दिया हुआ है। तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर जो बी है R बराबर 2 पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। यानी कह रहा है जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जल से हवा में प्रवेश करेगी, ठीक है, नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो यह तिरछी प्रवेश करती है। कैसी प्रवेश करती है बच्चों, तो तिरछी। किधर मुड़ेगी, तो किधर मुड़ेगी, तो कहोगे सर अभिलंब से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, कह रहा है अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, अवतल लेंस तो उत्तल दर्पण याद रखोगे बच्चों। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहोगे सर उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, तो आभासी तथा सीधा बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यानी सीधा एवं छोटा। तो बच्चों, आप लोग को एक पता है कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो प्रायः वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसा होता है जब इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है जब P तथा F के बीच में वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है बच्चों, ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहे लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए बच्चों, काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। जो लेंस की क्षमता है बच्चों, जिसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो P बराबर क्या होता है 1/F। तो P जो होती है, ठीक है, जो लेंस की क्षमता के नाम से हम लोग जानते हैं, इनका SI मात्रक क्या होता है, तो इनका SI मात्रक डायोप्टर होता है बच्चों, जिससे हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो D से इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, और P जो होता है वो लेंस की क्षमता इंडिकेट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बच्चों एक काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे आपका बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग जो होता है बच्चों,
ठीक है, याद रखोगे। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर किसी समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो उनकी जो ऊंचाई होगी, ठीक है, वो कम से कम जो वस्तु होगी, ठीक है, वस्तु की जो हाइट होगी उनकी कम से कम आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो कहोगे सर आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो वह भाग क्या होता है? कॉर्निया, जी नहीं, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का ही दूसरा नाम है रेटिना। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेटिना। ठीक है, कॉर्निया क्या है बच्चों? तो जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र दान करता है तो नेत्र का कॉर्निया ही एक भाग होता है जिनको ये दान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ये क्वेश्चन सही नहीं है बच्चों। मानव जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो तो रेटिना होता है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे द्विफोकल लेंस की द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है दृष्टि दोष कुल 4 प्रकार के। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पढ़ा आप लोग निकट दृष्टि दोष, तीसरा पढ़ा जरा दृष्टि दोष और चौथा पढ़ा अविन्दुकता। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है बच्चों, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो निकट की वस्तुएं साफ साफ देख लेते हैं, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती है उनको वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती है उनको वो नहीं देख पाता। ठीक है, तो फिर इसको दूर कैसे करोगे बच्चों? तो कहोगे निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस की सहायता से ठीक करते हैं। जबकि एक दीर्घ दृष्टि दोष होता है बच्चों, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, परंतु जो नज़दीक की वस्तुएं होती है उनको वो सही और स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष को जो होता है हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से ठीक कर लेते हैं। दूसरी बात है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष जो होता है बच्चों, ठीक है, इससे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं ना ही वो दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं और ना ही नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो फिर इनको क्या करते हैं डॉक्टर कि इनको द्विफोकल लेंस लगाते हैं, अवतल भी लगाते हैं और उत्तल भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी जो तारे होते हैं वो टिमटिमाने के पीछे इसका रीजन क्या होता है? तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो क्यों टिमटिमाते बच्चों? वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, पुनरावर्तित परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो तारे टिमटिमाते होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? तो कहोगे सर मृग मरीचिका बनता है, मृग मरीचिका बनता है, जबकि हीरा का जो चमकना होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? देखिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है बच्चों। क्या होता है? तो कहोगे सर ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? तो प्रतिरोध को आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरोध को जो होता है परिपथ में 2 तरीके से जो होता है संयोजित किया जाता है। सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है पार्श्व क्रम में। ठीक है, पार्श्व क्रम में, श्रेणी क्रम में जो होता है प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है, जबकि पार्श्व क्रम में जो होता है वो न्यूनतम प्राप्त होता है। ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहोगे सर ओम होता है। जूल किसका है? तो कहोगे सर जूल जो है वो कार्य का एसआई मात्रक है। याद रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जबकि वाट जो है बच्चों ये शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, कूलाम जो है वो आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक है। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की एक प्रक्रिया। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। समझे भैया, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जलतापक का उपयोग यानी सूरज प्लेट का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो धूप वाले दिन तो अच्छी तरह से कर सकते हैं, बादल वाले दिन हम नहीं कर सकते क्योंकि उस पर सूर्य प्रकाश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना रहा है बच्चों, तो मिल के बना रहा है एक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। आप समझिए जो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिए अभिक्रिया में, ये दोनों क्या कहलाए, तो कहोगे सर ये दोनों अभिकारक है। क्या है, दोनों अभिकारक है। जबकि इसके फलस्वरूप निर्मित क्या हुए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, तो कहोगे सर ये उत्पाद है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो निर्मित होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे श्वसन क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए श्वसन क्या है, तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला ZnO+C इक्वल टू Zn+CO में किसका उपयोग हो रहा है। जी गलत यहाँ टाइपिंग है, उपयोग नहीं, किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, किसका उपचयन हो रहा है। तो बच्चों उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है बच्चों, तो कहोगे सर कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है बच्चों, इसका रंग कैसा होता है, तो कहोगे सर सफ़ेद होता है। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं। अब बच्चों इसको पढ़िएगा सही से। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है आपको सही नहीं लगेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या है बच्चों, तो कहोगे सर ये 14 सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है। ठीक है, चलिए अगला है HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सॉरी इसको पूरा नहीं किए थे ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बच्चों, कह रहा है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इनका पीएच मान जो होता है 0 के लगभग में होता है। ठीक है, कह रहा है लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बच्चों CCl2O6, इसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जी नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास में कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका देखिए ये बॉर्डर है 7। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 होगा ये उदासीन होगा। ये क्या होगा, उदासीन होगा, ना ही अम्लीय होंगे और ना ही ये क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, उसके नीचे जैसे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो 7 से जिसका पीएच मान कम हो जाएगा तो ये अम्ल होगा, जबकि 7 से अगर अधिक होगा तो ये फिर क्षार होगा। ठीक है, तो 7 से अगर कम हो रहा है पीएच मान, मतलब ये अम्लता इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, और 7 से अधिक हो रहा है तो इसमें क्षारिकता बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, तो क्षारिकता बढ़ेगा। आप समझिए अगर यहाँ 7 है, क्या है, तो 7 से इसका पीएच मान में अगर वृद्धि होगा तो अम्लता घटेगा और क्षारिकता बढ़ेगा। 7 से पीएच मान में अगर कम होगा तो अम्लता बढ़ेगा और क्षारिकता घटेगा। ठीक है, ठीक, आप लोग एक भी याद रखिएगा बच्चों कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है, अम्ल का जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जबकि क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए बच्चों, जो अधातु होती है, ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षारीय ऑक्साइड की, ठीक है, क्षारीय जो होती है वो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो आप लोग याद रखोगे क्षारीय। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछ लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट कह रहे हैं लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। देखिए लैक्टिक अम्ल, ठीक है बच्चों, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो कहोगे सर दही में पाया जाता है। अब दही किससे बनता है, तो कहोगे सर दूध से बनता है। ठीक है, तो दूध से जब दही बन जाता है बच्चों तो पूछा जाता है कि इनके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। अब आप लोग खाए होंगे तो पता चल गया। देखिए दही में और दूध दोनों में से खट्टा कौन ज़्यादा है, तो कहोगे सर दही ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, तो दूध के पीएच मान में क्या होगा, तो दूध के जो भी पीएच मान होगा बच्चों इनमें कमी आ जाएगी, यानी वो पीएच मान जो होगा, ठीक है, वो घट जाएगा। ठीक है,
यानी कि मान के लिए दूध का जो पीएच मान होता है बच्चों 6.4 होता है। अगर ये दही बन जाएगा तो दही बन जाएगा तो क्या होगा, इसका पीएच मान जो होगा 6.4 से कम हो जाएगा। अब दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सी जीवाणु चाहिए बच्चों, तो कहोगे सर लैक्टोबैसिलस चाहिए। कौन सा, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके पास में, कह रहे हैं निम्न से कौन सा तत्व द्रवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ तत्व क्या बात किया गया बच्चों, ना ही धातु की बात किया गया ना ही अधातु की बात किया गया। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है बच्चों जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग वही मरकरी की बात करेंगे, पारा, एक कमरे के ताप पर एक ऐसा धातु है जो द्रवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए दोनों। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, देखिए इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है बच्चों, तो सबसे कम कौन है, सोना है। ठीक है, जबकि सबसे अगर अधिक की बात किया जाता है तो यहाँ पे पोटेशियम होता है, फिर इसे बात करता है तो हम लोग सोडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे कम की बात हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्वारेजिया में पाया जाता है। देखिए एक्वारेजिया में क्या पाया जाता है बच्चों, तो एक्वारेजिया जो होता है, ठीक, इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो 3 भाग क्या होता है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जबकि 1 भाग जो होता है HNO3 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिनका प्रयोगात्मक शब्द क्या, देखिए लास्ट में क्या लगा बच्चों, लगा हुआ है, तो नॉन, क्या लगा हुआ है बच्चों, तो कहोगे सर नॉन लगा हुआ है। तो नॉन किस में लगता है, कीटोन में, क्या लगता है, कीटोन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर एल्डिहाइड आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका प्रयोगात्मक समूह क्या होता है, तो कहोगे सर CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो होता है COOH। ठीक है, अगर आपसे एल्कोहल का पूछ लिया जाए तो एल्कोहल का क्या होता है बच्चों, तो कहोगे सर OH होता है। अगर कीटोन का पूछ लिया जाए तो क्या होता है, CO होता है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। देखिए निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले सोडियम दिया हुआ है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कहोगे सर 11 होता है। तो 2 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग निकालेंगे और यहाँ कितना हो गया 1। तो सबसे पहले बोला अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में एक किस में आ रहा है, तो कहोगे सर सोडियम में ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सपोषी पोषण होता क्या है। तो सपोषी पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सपोषी कहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक क्या क्या होता है, तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, बिल्कुल। क्लोरोफिल होता है, ये भी होना चाहिए, एकदम आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कि विक की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए जो विक होता है बच्चों, ठीक है, विक होती है, ठीक है, इनकी जो रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है इसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, नेफ्रॉन। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा बच्चों, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। ये दोनों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। ठीक है, तो विक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए जो मानव के हृदय होते हैं बच्चों, ये 4 कोष्ठीय होते हैं। ठीक है, दायानीले, बायानीले, दायालिंद और बायालिंद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब समझिए इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन है बच्चों। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि इंसुलिन जो है, क्या इंसुलिन पादप हार्मोन है, कहोगे जी नहीं सर। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो कहोगे सर मधुमेह होता है। कौन सा होता है, मधुमेह होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज। ठीक है, जिसको हम लोग अगर बोलिए तो शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जानते हैं, शुगर के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन किसके कारण होता है, कहोगे सर इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये भी नहीं होगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पास, कह रहा है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। यानी जो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है बच्चों वो कौन है, तो समन्वय कौन बनाता है, तो कहोगे सर मस्तिष्क बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मस्तिष्क।
आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए आलैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, किस में होता है बच्चों, तो हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रा किस में होता है, तो हाइड्रा में। जबकि अगर आपसे अमीबा में पूछ लिया जाए तो अमीबा में कैसे होता है, तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। जब परिपक्व हो जाता है बच्चों तो ये अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है, तो फल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला समजात अंक का उदाहरण क्या है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर जो है ठीक है ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हटा दिया गया है। समजात और समरूप अंक क्या होता है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जोन मंडल जो है, ठीक है, उसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आप सभी याद रखिएगा। अगला कह रहे निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो बच्चों आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, घास, गेहूं और याम, जी नहीं, घास, बकरी और मानव। अगला है तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी, ये भी नहीं होगा बच्चों। चौथा क्या है, घास, मछली तथा बकरी। तो बच्चों घास तो उत्पादक है, इसके बाद घास को कौन खाता है, मछली, मछली को कौन खाएगा, बकरी, ये भी नहीं हो सकता है। तो घास को बकरी, बकरी को मान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, देखिए बच्चों निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो सर्प तो होगा नहीं, मेढक भी होगा नहीं, ग्रॉस हॉपर होगा नहीं, यानी कि घास जो हो जाएगा ये उत्पादक कहलाएगा। ठीक है, अब घास को कहने वाले जो खाने वाले होंगे वो उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए बच्चों चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में चलाया गया था। उनका मेन मकसद था कि जो वन का विनाश हो रहा है, जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, उनको रोकना। ठीक है, तो किसमें दिया हुआ देखिए, बिजली उत्पादन था नहीं, जल प्रदूषण नहीं था, मिट्टी का अपरदन भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यही बचता है, यानी कि सही हो जाएगा वन नाशन रोकना। खादिन पाए जाते हैं, देखिए खादिन जो है बच्चों कहाँ पे पाए जाते हैं, तो खादिन जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 40 MCQ प्रश्न है बच्चों, जो कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को पता है बच्चों कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं यहाँ से काफ़ी प्रश्न जो होते हैं वो हुबहू रिपीट कर दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।